हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन में। मैं हूँ ऋतु और आज के जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक से रहेंगे, जो कि है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आज का हमारा जो वीडियो है वो है #63। इससे पहले वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस को आप देख सकते हैं। जो लिंक है उन वीडियो के वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। So if you guys are ready, let's get into the video. Question number 1. Question number 1 is nursing is a unique function done by the nurse. This statement was given by नर्सिंग नर्स के द्वारा किए जाने वाला अनुपम कार्य यानी यूनिक फंक्शन होता है। यह कथन, ये जो स्टेटमेंट है, ये निम्न में से किसका है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, B ICN, C WHO और D all of the above. And the correct option is option number B, that is ICN. यहाँ पे नर्सेज अगर हम ICN इसकी बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। इसने नर्सिंग की निम्न परिभाषा दी थी, जो कि है नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। मतलब नर्सिंग नर्स के द्वारा किया जाने वाला अनुपम कार्य होता है। इसके द्वारा स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्ति की उन क्रियाओं को संपन्न करने में सहायता करना है जो उसके स्वास्थ्य की पूर्ण प्राप्ति यानी रिहैबिलिटेशन में योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज How many parts of hospital is being divided on the basis of ownership and control? Ownership अथवा नियंत्रण यानी कंट्रोल के आधार पर हॉस्पिटल्स को निम्न में से कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं A1, B2, C3 और D4। And the correct option is option number B, that is 2. Ownership and control, इसके आधार पर हम हॉस्पिटल को शासकीय व अशासकीय संस्था के रूप में बांट सकते हैं। शासकीय जो होता है उसका नियंत्रण वाले जो हॉस्पिटल हैं, मतलब इसके अंदर वाले आने वाले जो हॉस्पिटल हैं उनका खर्चा प्रशासन यानी गवर्नमेंट के द्वारा चलता है। और अशासकीय ये जो संस्था है वो अपना खर्चा मरीजों से प्राप्त शुल्क से, उपहारों से एवं दान इत्यादि से चलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, अकॉर्डिंग टू द ट्राइएज रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज गिवन प्रायोरिटी इन हॉस्पिटल कैजुअलिटी? ट्राइएज रूल के अनुसार हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में निम्न में से कौन से मरीज को प्रायोरिटी दी जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं A renal stone, B sprain, C acute respiratory distress और D asthma. And the correct option is option number C, that is acute respiratory distress. अगर हम यहाँ पे ट्राइएज इस रूल के आधार पर अगर हम बात करें तो नर्सिंग केयर हमेशा ABC ये प्रायोरिटी के आधार पर दी जाती है। ABC की फुल फॉर्म होती है एयरवे, ब्रीदिंग व सर्कुलेशन। वर्ड में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला जो मरीज है उसको सबसे पहले नर्सिंग केयर दी जाएगी। और ऑप्शन जो दिए गए हैं यहाँ पे अस्थमा और रीनल स्टोन, इनको सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी। और ऑप्शन स्प्रेन ये वाला जो मरीज है इसको अंत में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट थिकनेस ऑफ अ पिलो? तकिया यानी पिल्लो की मोटाई निम्न में से कितनी होनी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं A 4 इंचेस, B 12 इंचेस, C 10 इंचेस और D 15 इंचेस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज 4 इंचेस। यहाँ पर अगर हम पिलो यानी अगर हम तकिए की बात करें तो ये कपास यानी रुई या डलनफ फॉर्म जो होते हैं उनके बने होते हैं। इसकी जो नाप है अगर हम उसकी बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो होनी चाहिए 60 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई होनी चाहिए 45 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई वो होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर मीन्स 4 इंच।
ये सब होना चाहिए। इसके अलावा मरीज़ के लिए यूज़ किए जाने वाले मैट्रेस यानी गद्दियाँ, इसका आकार 190 सेमी लंबा और 90 सेमी चौड़ा, और शीट या फिर बेड, इसका लिनन यानी बिस्तर की चादरें, इसका आकार जो होता है वो होता है 270 सेमी लंबी व 190 सेमी चौड़ी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेम्परेचर फॉर अ स्पंज बाथ। स्पंज बाथ में पानी का तापमान यानी टेम्परेचर निम्न में से कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 115 टू 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 104 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 102 टू 109 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी 110 टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। And the correct option is option number D, that is 110 to 115 डिग्री फ़ारेनहाइट। स्नान यानी बाथ हेतु पानी का तापमान पेशेंट के आराम तथा सुविधा को दृष्टिगत रखकर एडजस्ट किया जाता है। इसमें जो स्पंज बाथ है उसके लिए जो पानी का तापमान होता है वो 110 डिग्री से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 43.3 इससे 46.1 डिग्री सेल्सियस। और ट्यूब बाथ, इसके लिए मतलब अगर हम यहाँ पे ट्यूब बाथ की बात करें तो उसके लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 90 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 32 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following clinical finding is not placed under the category of vital sign? निम्न में से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स को वाइटल साइन की कैटेगरी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए आईसाइट, बी टेम्परेचर एंड बीपी, सी पल्स और डी रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नहीं किया जाता है। So the correct option is option number A, that is eyesight. शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर, नाड़ी यानी पल्स, श्वासन यानी रेस्पिरेशन और रक्तचाप यानी बीपी, ये वाली जो सारी फाइंडिंग्स हैं इसको प्राण मूलक यानी वाइटल साइन या फिर आधारभूत चिन्ह यानी कार्डिनल साइन कहा जाता है। इनको प्राण मूलक चिन्ह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कंट्रोल प्राण मूलक या जीवनाक्षय अंगों जैसे ब्रेन, हार्ट आदि के द्वारा किया जाता है, जबकि आई साइट जो है वो वाइटल साइन की कैटेगरी में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साउंड विच वी लिसन फ्रॉम द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप इन आवर बॉडी, दिस मेथड इज नोन एज। स्टेथोस्कोप की सहायता से शरीर में उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है या फिर जो आवाज़ है उसको सुनने वाला जो मेथड है वो निम्न में से क्या कहा जाएगा। आपके ऑप्शन है ए ऑस्कल्टेशन, बी इंस्पेक्शन, सी पाल्पेटेशन और डी परक्यूशन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑस्कल्टेशन। अगर हम यहाँ पे ऑस्कल्टेशन इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है शरीर में हार्ट व लंग इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप इससे सुनना होता है। और यहाँ पे अगर हम परक्यूशन इसका मतलब की बात करें तो द मोड ऑफ एग्जामिनिंग डिजीज बाय स्ट्राइकिंग अपॉन और इवन डिजीज पार्ट एंड जजिंग बाय द साउंड मेड देयर बाय। Next question says to reduce the pressure on our body parts, which of the following mattress is used? बॉडी पार्ट्स पर प्रेशर को कम करने हेतु निम्न में से किस प्रकार के मैट्रेस का यूज किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए रबर रिंग, बी एयर मैट्रेस, सी वाटर मैट्रेस और डी ऑल ऑफ द अबव। And the correct option is option number D, that is all of the above. ये वाले जो सारे मैट्रेस हैं वो उन पेशेंट में यूज़ किया जाता है जिनमें
प्रेशर सोर्स ये होने की संभावना ज़्यादा होती है। इस प्रकार के मैट्रेस के उपयोग के पीछे यह सिद्धांत होता है कि इन मैट्रेस में शरीर द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर सब और बराबर डिवाइड हो जाता है। इससे प्रेशर सोर होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse is assisting a physician with the removal of a chest tube. Which of the following is the most appropriate instruction nurse give to the patient? Your options are A. Stay very still, B. Perform Walsall's maneuver, C. Inhale and exhale quickly, or D. Exhale slow. And the correct option is option number B, that is perform Walsall's maneuver. जब किसी मरीज की चेस्ट ट्यूब हटाई जाती है तो मरीज को वाल्साल्स जो मैन्योर है, मतलब टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सेल एंड बियर डाउन, ये करने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए जाने चाहिए। और अंत में ट्यूब को रिमूवल करने के दौरान पेशेंट को निर्देश दिया जाना चाहिए कि गहरी सांस लें और उसको ट्यूब को रिमूव कर होल्ड रखें तथा ट्यूब को क्विकली हटाकर उस पर लाइट स्टेराइल ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द फ्यूमिगेशन प्रोसीजर? फ्यूमिगेशन प्रोसीजर में निम्न में से कौन कौन से सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए. इथाइलिन ऑक्साइड लिक्विड, बी. सल्फर, सी. फॉर्मेलिन टैबलेट्स, और डी. ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फ्यूमिगेशन इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट्स, रैट्स, अदर पैथोजन एसेट्रा बाय मीन ऑफ पॉइजनस गैसेस और फ्यूम। इसमें मुख्यतः फॉर्मेलिन की गोलियां, इथाइलिन ऑक्साइड द्रव, सल्फर आदि का यूज़ किया जाता है। ये जो सारे सब्सटेंस हैं वो आँखों में, त्वचा में और बाकी जो श्वैष्म झिल्लियाँ हैं उसमें भी जलन उत्पन्न कर सकती है। सो माय फ्यूचर नर्सेज, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। सो विद दिस नोट, together with keep learning, keep supporting for nurses preparation. I'll see you tomorrow. Thanks for watching.